नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सामाजिक समूह लेक्चर के पार्ट 2 पर। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो चूँकि हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे थे सामाजिक समूहों का, तो उस वर्गीकरण के अंतर्गत अगले थिंकर को लेते हैं, जिन्हें कहते हैं गिलिन एंड गिलिन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इन्होंने 6 प्रकार से वर्गीकृत किया है सामाजिक समूहों को। पहला है रक्त संबंध के आधार पर, तो इसे जाति, वंश, परिवार ये रक्त संबंधित होते हैं। शारीरिक संबंधों की अगर व्याख्या करें तो यहाँ पर पुरुष महिला यानी जेंडर गैप, जेंडर या लिंग आधारित परिवर्तन, बालक युवा, इस आधार पर इसको हम देख सकते हैं। और अगर हम क्षेत्रीय समूह के आधार पर देखें तो इसमें हम राज्य या राष्ट्र को रख सकते हैं। और अस्थायी समूह की बात करते हैं तो इसमें हम भीड़ को रख सकते हैं और श्रोतागणों को रख सकते हैं। और स्थायी समूह में देखें तो इसमें हम गांव को रख सकते हैं या राष्ट्र को रख सकते हैं। और सांस्कृतिक समूहों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम नृत्य मंडली इत्यादि को रख सकते हैं। और इसके अलावा 2 और समूहों की बात ये करते हैं जिनको अन्य में रखते हैं। इसमें आर्थिक समूह है, जिसमें सहकारी समूह को हम रख सकते हैं, चूँकि इसका गठन ही होता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गठन ही इस बात के लिए होता है। इस शैक्षणिक समूह के अंतर्गत विद्यालय, ये भी सामाजिक समूह के अंतर्गत आते हैं। अब मित्रों, हम लोग बात करेंगे गिलिन एंड गिलिन के व्याख्या पर। तो एंथोनी गिडिंग्स ने कुछ व्याख्याएं की हैं। जैसे पहला उन्होंने कहा है जननिक समूह, दूसरा इकट्ठे समूह, तीसरा वियोजक समूह और चौथा है सम्मिश्रित समूह। ये मित्रों कई बार पूछे जा चुके हैं। आप इन पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखें और इनको लगातार याद करने की कोशिश करें। एंथोनी गिडिंग्स के बारे में मैं बता देता हूँ कुछ। एंथोनी गिडिंग्स ने जो व्याख्याएं की हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है। स्ट्रक्चर यानी संरचना की, और ये संरचना से आगे बढ़ते हुए संरचनाकरण यानी स्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं। कभी ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि संरचनाकरण की बात किसने करी, तो एंथोनी गिडिंग्स ने। ये मार्क्सिस्ट और फंक्शनलिस्ट जो है सोशियोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने एजेंसी पर काफ़ी बात करी है। फिर मैं जब मेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें इनकी व्याख्या पर डिटेल में चर्चा करूंगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं एल.एफ. वार्ड के शब्दों में। एल.एफ. वार्ड क्या कहते हैं? एल.एफ. वार्ड 2 तरीके से इसे अभिव्यक्त करते हैं। पहला अनिवार्य समूह के रूप में और दूसरा ऐच्छिक समूह के रूप में। तो अनिवार्य समूह के रूप में जैसे जाति, परिवार इत्यादि अनिवार्य समूह हैं। ऐच्छिक समूह जैसे स्कूल, फ्रेंड सर्किल इत्यादि, और पॉलिटिकल पार्टी इत्यादि मैंने कल बताया था इनके बारे में, तो ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। फिर मित्रों, पार्क एंड बर्गेस की व्याख्या पर आते हैं। ये 6 प्रकार की व्याख्याएं करते हैं। पहली व्याख्या इनकी है पारिवारिक समूह के अंतर्गत, तो जाहिर सी बात उसमें परिवार और पड़ोस आएगा। भाषाई समूह के आधार पर, तो यानी हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि जो भी भाषा के समूह के लोग इकट्ठा होते हैं, वो एक प्रकार का वर्ग बना लेते हैं। फिर प्रजातीय समूह यानी रेशियल समूह, जैसे मंगोलायड हो, ऑस्ट्रोलायड हो, निग्रो हो इत्यादि प्रजातीय समूह होते हैं। क्षेत्रीय समूह की बात करते हैं, इसमें प्रांत आ जाते हैं। अनुकूलित समूह में आते हैं तो इसमें जाति होते हैं। प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपनी जाति में ही ज़्यादा अनुकूलित महसूस करता है। फिर संघर्ष समूह की बात करते हैं, इसमें श्रमिक संघ आते हैं। श्रमिक संघ सदैव पूंजीपतियों से या अपने मालिकों से संघर्षरत होते हैं, अपनी वेजेस के लेकर ओवर टाइम को लेकर इत्यादि। आगे बढ़ते मित्रों, मैकरन पेज के कंसेप्ट पर आते हैं कि मैकरन पेज का क्या कहना है। ये 3 प्रकार से उसको विभाजित करते हैं। पहला है क्षेत्रीय एकता वाला समूह, दूसरा हितों पर जागरूकता वाला समूह, तीसरा हितों के प्रति जागरूकता लेकिन अनिश्चित संगठन के लिए। 3 प्रकार से इनकी व्याख्याएं हैं। और फिर मित्रों बात करते हैं आर के मार्टिन के शब्दों में। आर के मार्टिन 2 प्रकार की व्याख्याएं लेकर आते हैं। पहला है सदस्यता समूह और दूसरा है गैर सदस्यता समूह।
यानी कि मर्टन किस प्रकार के चिंतक हैं? मर्टन एक प्रकारवादी चिंतक हैं। सदस्यता समूह कौन सा होता है? जिसके सदस्य हम अनिवार्य रूप से होते हैं, वहाँ पर हमारे सामने जो है विकल्प नहीं होते हैं कि हम वहाँ पर कोई विकल्प अपना सकते हैं, बल्कि हम एक समूह का निश्चित ही सदस्य में होना होता है। और गैर सदस्यता वाले समूह, कई समूह ऐसे होते हैं जिनके हम सदस्य नहीं बनना चाहते, बस कुछ समय के लिए हम उनके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार के समूह को गैर सदस्यता समूह भी कहा जाता है। अब हम मित्रों बात करते हैं बोगार्डस के शब्दों में कि बोगार्डस ने क्या कहा है। बोगार्डस का सामाजिक समूह के बारे में बहुत अहम योगदान है। तो दो प्रकार के समूह की बात करते हैं, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि औपचारिक संस्थान। अनौपचारिक समूह की बात करते हैं जैसे परिवार, पीयर ग्रुप, मित्र मंडली इत्यादि, ये अनौपचारिक समूह हो जाते हैं। बीरस्टीट 3 प्रकार की व्याख्याएं करते हैं। पहली व्याख्या है समता की चेतना पर आधारित, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित, और तीसरा है सामाजिक संगठन पर आधारित। तो 3 प्रकार की व्याख्याएं हैं, इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। समता पर आधारित, समता की चेतना पर आधारित, जहाँ समाज में 1 to 1 रिलेशन होता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध होता है, और वो जैसे दोस्त हैं तो दोस्तों में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, या एक विभाग में 1-2 व्यक्ति हैं जो सेम पोस्ट पर हैं, सेम पोस्ट पर वो IAS ऑफिसर हैं, तो वो समता पर आधारित उनकी पोस्ट हो जाती है। सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित जैसे हम परिवार यहाँ या पड़ोस, ये पे क्या वहाँ सोशल इंटरेक्शन जरूर होना जरूरी है। और फिर सामाजिक संगठन में ये चीज़ तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्राथमिक समूह के बारे में मित्रों। तो C.H. कोले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक कई बार पूछी जा चुकी है, इसमें प्राथमिक समूह के बारे में उन्होंने बताया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है C.H. कोले का। कोले एक तरीके के अंतःक्रियावादी चिंतक हैं। अंतःक्रियावाद की नींव इन्होंने ही रखी है। अंतःक्रियावाद क्या होता है? बेसिकली यह एक विचारधारा, समाजशास्त्र की तीसरी सबसे अहम विचारधारा है। इसमें आप किसी घटना का विश्लेषण माइक्रो लेवल पर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मान लो कि 2 व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हैं, आप दूर से देख रहे हैं, और मान लो तेज़ बात कर रहे हैं, तो आप ये दूर से समझ सकते हैं प्रकार्यवाद में कि हो सकता है कि वो लोग किसी विषय पर बहस कर रहे हों, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन आप जब पास जाकर उनका रियल एनालिसिस करते हैं, तभी आप पाते हैं कि वो किसी विषय पर लड़ाई कर रहे हैं, कि बहस कर रहे हैं, कि एक अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी बात है वो आपको एकदम क्लियरली स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इस विचारधारा की अपनी एक सीमा है। वो मित्रों सीमा यह है कि इस विचारधारा के मानने वाले लोग इनमें इसकी सीमा यह है कि ये एक सीमित क्षेत्र पर लागू होती है, यानी इस सिद्धांत को आप सार्वभौमिकीकरण नहीं कर सकते, जबकि दूसरे जो प्रकार्यवादी और अंतःक्रियावादी विचारधाराएं हैं उनका आप सार्वभौमिकीकरण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम बात है। अब मित्रों बात करते हैं इसके डेफिनेशन पर। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक समूह क्या होते हैं। तो सामाजिक समूह बेसिकली वे समूह हैं जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ प्राथमिक संबंध पर आधारित होती है एवं सहयोग पर आधारित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घनिष्ठ प्राथमिक संबंध एवं सहयोग पर आधारित होती है, वही प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषता है। अब इसके विशेषता में क्या कौन कौन सी बातें शामिल हैं। तो पहला, उद्देश्य की समता होनी चाहिए। दूसरा, संबंध स्वयं में साधन होने चाहिए। संबंध वैयक्तिक होने चाहिए। संबंध संपूर्ण होने चाहिए, और संबंधों का स्वतः विकास होना चाहिए। उद्देश्य की समता का आशय मित्रों ये है कि आपके जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही इक्वल होने चाहिए, यानी फ्रेंड हैं तो इक्वल उनकी जो है फ्रेंडशिप होनी चाहिए। और दूसरी बात है, संबंध स्वयं साधन है। तो बिल्कुल संबंध साधन है, साध्य नहीं है। संबंध वैयक्तिक है, यानी पर्सन टू पर्सन है। संबंध संपूर्ण है, यानी कि संबंध ही जो है अंतःक्रिया का आधार है। संबंध का स्वतः विकास होता है, बिल्कुल स्वतः विकास होता है।
और एक चीज़ और बता दें, पूछ लिया जाता है कि कूले ने कौन सी 3 बातों को सबसे ज़्यादा प्राथमिक समूह के अंतर्गत महत्व दिया। तो पहला है परिवार, दूसरा है पड़ोस और तीसरा है मित्र मंडली। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अलग से, मित्र मंडली। आगे बढ़ते हैं मित्रों। मैकलॉरिन पेज ने सामाजिक समूह के बारे में इस तरीके की राय रखी। वो कहते हैं प्राथमिक समूह को कहते हैं कि सामाजिक जीवन की कोशिका हैं। बिल्कुल, कि जैसे हमारा शरीर विभिन्न कोशिकाओं से, लाखों कोशिकाओं से बना हुआ है, उसी तरीके से जो प्राथमिक समूह है सामाजिक जीवन की कोशिका हैं। इनके बिना सामाजिक जो है समूह विकसित ही नहीं हो सकता, मतलब सामाजिक समूह बन ही नहीं सकता। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे प्ले ग्रुप, मित्र मंडली, गपशप मंडली, साझेदारी समूह, भाईचारा, गैंग मतलब ग्रुप्स वगैरह, या काउंसिल्स जो बनी होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। किंग्सले डेविस की अगर मित्रों बात करें तो किंग्सले डेविस तो बहुत ही स्पष्ट कहते हैं कि सामाजिक समूह में हम 2 चीज़ों को रखेंगे, एक है क्रीड़ा समूह और दूसरा है पड़ोस। तो याद रख लीजिएगा। और फिर कूले कहते हैं पशु प्रवृत्तियों, यानी CH कूले, चार्ल्स हर्बर्ट कूले इनका पूरा नाम था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक का नाम है। प्राइमरी ग्रुप इनका कंसेप्ट है। ये प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप का सिद्धांत नहीं देते हैं, प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह का नहीं देते हैं, प्राथमिक समूह का सिद्धांत देते हैं, फिर अर्ध समूह की बात करते हैं। तो ये कहते हैं पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने के कार्य को प्राथमिक समूह कहते हैं। पशु प्रवृत्तियों की मानवीय प्रवृत्तियों में बदलने के कार्य को सामाजिक समूह कहते हैं। कि यानी कोई व्यक्ति इंसान, इसी बात का आधार है कि वह इंसान है क्योंकि वह मानवीय प्रवृत्तियां अपनाता है, जैसे कि एक साधारण सहज मनुष्य अपनाता है। आगे हम लोग बात करते हैं पार्सन्स के कोटेशन पर। पार्सन्स का कहना है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में होती है। मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में होती है। बिल्कुल, यानी कि अगर कोई समूह है, प्राथमिक समूह है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ह्यूमन रिलेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। यानी कि अनौपचारिक संबंधों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। औपचारिकता उसमें नहीं शामिल होगी, फॉर्मेलिटी नहीं होगी, अनौपचारिक संबंधों को महत्व दिया जाएगा। अब एक अगला कंसेप्ट है मित्रों, जो कि बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसे कहा जाता है संदर्भ समूह। इस पॉइंट पर ही बहुत सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ये शब्द किसने दिया। तो ये शब्द हर्बर्ट हाइमन ने दिया था 1942 में। इनकी पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेट्स। साइकोलॉजी ऑफ स्टेट्स, इसमें उन्होंने बात कही थी संदर्भ समूह की। लेकिन इस शब्द को आगे डेवलप करने का काम शेरिफ का है, और फिर उसके बाद इस समाजशास्त्र में इसको और ज़्यादा परिपक्वता से प्रयोग करने का काम मर्टन का है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, शब्द दिया है हाइमन ने और शेरिफ ने इसकी व्याख्या की है, और इसको समाजशास्त्री स्वरूप दिया है रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, ये याद रखिएगा। अब इसमें है क्या, ये मतलब संदर्भ समूह बनते कैसे हैं। पहले संदर्भ समूह होते क्या हैं, आसानी के साथ ये समझते हैं। जैसे आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं या प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो आपके लिए हर वो IAS ऑफिसर और हर वो प्रवक्ता या हर असिस्टेंट प्रोफेसर संदर्भ समूह है। यानी आप जिसको अपने ज़िंदगी में अपना आदर्श मानते हैं, जिस पद को, जिस पर्सनैलिटी को, जिस व्यक्ति को, वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप है, संदर्भ समूह है। ये सबसे एक सटीक और सामान्य व्याख्या मैंने की है, आप ऐसे इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आकांक्षा, भाई आप बनना चाहते हैं IAS, तो आपके अंदर आकांक्षा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये जरूरी है। दूसरा है तुलनात्मक अभाव बोध, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुलनात्मक अभाव बोध कैसे आता है, जैसे मान लो किसी के पास
कोई आईएएस ऑफिसर है, आप क्लर्क हैं या बेरोजगार हैं, तो आप उससे अपनी तुलना भी तो करते हैं। तो जब ये तुलनात्मक अभाव बोध होगा, यानी कि रिलेटिव डिप्रिवेशन, तब आप उसके लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप में आकांक्षा हो, बिना आकांक्षा के तो सब बेकार है, और आपका तुलनात्मक अभाव बोध भी होना चाहिए। दो चीज़ें जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों शरीफ के संदर्भ में, कि शरीफ क्या कहते हैं संदर्भ समूह के बारे में। तो कहते हैं कि सदस्यता समूह के व्यक्ति का अन्य समूह से संबंध स्थापित करना, यानी कि जो लोग प्राथमिक समूह के सदस्य हैं उनका अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना। दूसरा, अन्य समूहों से संबंध स्थापित करने की आकांक्षा रखना। ये दो अनिवार्य शर्तें हैं। आगे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि न्यूकॉम का क्या कहना है। न्यूकॉम का इस बारे में बहुत राय स्पष्ट है। इनका कहना है कि संदर्भ समूह वह समूह होता है, संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसे व्यक्ति तुलना करने के लिए प्रस्तुत करता है। और इसमें दो बातें अहम हो जाती हैं, एक तो होता है सकारात्मक संदर्भ समूह और दूसरा होता है नकारात्मक संदर्भ समूह। यानी आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये आपके लिए सकारात्मक संदर्भ समूह, न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी। और एक व्यक्ति है जो आजकल जैसे वेब सीरीज जो चल रही है मिर्ज़ापुर और फला और ढमका, तो इसमें जैसे कोई मुन्ना भैया बनना चाहता है या कालीन भैया बनना चाहता है, ये नकारात्मक संदर्भ समूह है। एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लोग इसे ज़्यादा ठीक तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं। आगे मित्रों बात करते हैं ऑटो क्लाइनबर्ग के शब्दों में, कि ऑटो क्लाइनबर्ग की क्या राय है। इनका कहना है कि जो संदर्भ समूह हैं, संदर्भ समूह व्यवहार का कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस जैसा हाव भाव, जीवन शैली, रहन सहन, बातचीत का स्टाइल, पहनने ओढ़ने की तरीके को अपनाते हैं, तो क्या है, सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है। और इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, एक है काल्पनिक संदर्भ समूह, एक वास्तविक संदर्भ समूह। यानी कि आप जैसा इमेज बनाते हैं, जैसा आप कल्पना में सोचते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है, तो आपके दिमाग में इमेज लगी रहती है। एक होता है वास्तविक संदर्भ समूह, जैसा आप वैसी मेहनत करते हैं, वैसा आप व्यवहार करते हैं, तो ये इस तरीके से आता है। फिर मित्रों बात करेंगे रॉबर्ट किंग मर्टन के शब्दों में। तो रॉबर्ट किंग मर्टन दो प्रकार से इसे बताते हैं संदर्भ समूह को, एक तो आदर्शात्मक और दूसरा तुलनात्मक। लेकिन उसकी व्याख्या के साथ हम लोग और कुछ बातें शामिल करते हैं। इनकी बुक है द सोशल थ्योरी ऑफ एंड सोशल स्ट्रक्चर, द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसमें दो बातें शामिल करते हैं, एक होता है परस्पर संपर्क, दूसरा संघर्षरत संदर्भ समूह। दो चीज़ों को शामिल करते हैं। एक कंसेप्ट है सापेक्षहीनता, रिलेटिव डिप्रिवेशन। ये कंसेप्ट दिया था स्टाउफर ने। इनकी एक बुक है द अमेरिकन सोल्जर, द अमेरिकन सोल्जर, स्टाउफर, ये बहुत बार पूछी गई है। इसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया था। आगे मित्रों बात करेंगे संदर्भ व्यक्ति के कंसेप्ट पर। संदर्भ व्यक्ति के कंसेप्ट पर यह कंसेप्ट दिया था रॉबर्ट किंग मर्टन ने। इसमें दो बातें शामिल करते हैं, एक संदर्भ सकारात्मक संदर्भ व्यक्ति, दूसरा है नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति। मैंने जैसा कि कहा कि एक आईएएस के लॉबी को आप पसंद करें, वैसी लॉबी वैसे ग्रुप को पसंद करें, संदर्भ समूह हो गया। एक व्यक्तिगत तौर पर जैसे मान लो आप सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहते हैं, विराट कोहली बनना चाहते हैं, तो सकारात्मक संदर्भ समूह है। नकारात्मक संदर्भ समूह जैसे कोई गुंडा, कोई विलेन आपका आदर्श है, तो वो वैसा बनना चाहते हैं जो समाज के लिए नकारात्मक है, तो आपके लिए वो नकारात्मक संदर्भ समूह है। आगे बात करते हैं मित्रों संदर्भ समूह के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। पहला तो है मनोवैज्ञानिक लगाव। चीज़ के साथ मनोवैज्ञानिक लगाव हो जाता है, सिंपल बात है। मनोवैज्ञानिक लगाव की भिन्नता हर व्यक्ति की अलग है, सकारात्मक वाले की अलग है, नकारात्मक वाले की, पॉजिटिव वाले की अलग है और निगेटिव वाले की अलग है। फिर श्रेष्ठता, जाहिर सी बात है उस जैसा बनने की कोशिश एक श्रेष्ठता का आधार तो है ही। जो भी है, चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक है, अगर नकारात्मकों में श्रेष्ठ और सकारात्मकों में श्रेष्ठ है वो, और परिवर्तनशीलता, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, तो ये तत्व उसके अंतर्गत समाहित हो जाता है।
फिर मित्रों बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषता में पहली विशेषता है मानसिक संबद्धता पाई जाती है। कहीं ना कहीं आप उसे रिलेट करते हैं। अगर आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं तो उसकी स्टाइल, उसके बैटिंग पैटर्न को आप कहीं ना कहीं मेंटली एब्जॉर्ब करते हैं। फिर तुलनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। आप कहीं ना कहीं अपने को उससे कंपेयर करते हैं, तो ये तुलनात्मक प्रवृत्ति होती है। ऊंचा स्तर उठाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जाहिर सी बात वैसा बनने की कोशिश करेंगे तो बिना उसकी प्रवृत्ति के तो संभव ही नहीं है। फिर अनुकरण पर आधारित व्यवहार, वैसे ही आप चलें, वैसे बोलें, वैसे बैटिंग करें, वैसे बैट पकड़ें, वैसे ग्लव्स जो है बंद करें, ठीक है, ये सब बातें इसमें शामिल हो जाती हैं। समूह व्यवहार का में अभाव बोध, यानी कि आप जो अभाव बोध की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो जाहिर सी बात है वैसा बनेंगे। फिर अगला संदर्भ समूह परिवर्तनशील हैं, बिल्कुल सही है। आप एक समय में एक संदर्भ समूह को फॉलो करते हैं, दूसरे समूह में दूसरे संदर्भ समूह को फॉलो कर सकते हैं, आप उससे भी बड़े बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं। अगली विशेषता मित्रों इसमें है संदर्भ संपर्क एवं अनुरूपता से संचालित व्यवहार। तो जाहिर सी बात है इसमें संपर्क भी आप बनाने की कोशिश करते हैं, अनुरूपता भी वैसे से संचालित व्यवहार होता है। आप उसके बिना तो नहीं कर सकते, जैसे जैसा बनना चाहते हैं उस वैसे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। फिर व्यवहार गतिशीलता आपके संबंधों में बिल्कुल पाई जाएगी। व्यवहार गतिशीलता, व्यवहार मोबिलाइज नहीं होगा तो आप जो है रिजिड व्यवहार करेंगे, जो कि वैसा बनने की जो आपकी संभावना है उसको बाधित करता है। फिर है यह सदस्यता समूह से भिन्न है। बिल्कुल सदस्यता समूह से ये बिल्कुल तरीके से भिन्न है, क्योंकि आप वैसा बनने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, उसको आप अपना आदर्श मान रहे हैं। फिर बात करते हैं इसे चुनाव हेतु क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए इसके लिए। पहला है मुक्त सामाजिक संरचना होनी चाहिए। मान लो कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण जैसा व्यवहार करना चाहता है, वैसा बनना चाहता है, वैसा ज्ञान अर्जित करना चाहता है, लेकिन प्राचीन काल में वो शूद्र था, तो वो जाहिर सी बात है वो का चाह कर भी वैसा नहीं हो सकता था। तो ये एक जो है मुक्त सामाजिक संरचना होनी चाहिए। आधुनिकता और भौतिकता बहुत आवश्यक तत्व हैं। आजकल ये संभव है, आधुनिकता और भौतिकता के चलते। आप पहले आईएएस का एग्जाम देना, जब हम गुलाम थे तो संभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे संभव हो सका, तो तब भी इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे लेकिन वो नहीं बन पाए होंगे। तो आधुनिकता और भौतिकता का होना जरूरी है। धन का बिल्कुल महत्व, धन के बिना बहुत सी चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं, हम सभी जानते हैं। और तुलनात्मक अभाव बोध, आप कम से कम अपने आप को रिलेटिव डिप्रिवेशन महसूस करें। भाई 1857 के विद्रोह में हमने ये बात देखी कि बहुत से जो है विद्रोह का एक कारण ये भी था कि अंग्रेज की जो सेना में सूबेदार की से आगे के पद नहीं हो सकते थे। सूबेदार से बड़े पद का सृजन नहीं किया जा सकता था, ये हम जानते हैं। तो जो सूबेदार का पद था, ये सूबेदार के पद से आगे बढ़ने की कोशिश थी कहीं ना कहीं, तो ये अहम बात थी। आगे बात करते हैं मित्रों, प्रतिकूल परिस्थितियां क्या होती हैं इसके लिए, संदर्भ समूह के लिए। पहला तो एक तो बंद सामाजिक संरचना में संभव नहीं हो पाता, जैसे भारतीय जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था में ये संभव नहीं हो पाता था। परंपरावादिता अगर है तब भी संभव नहीं हो पाएगा। धन का अगर महत्व नहीं दिया जा रहा तब भी संभव नहीं हो पाएगा। कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जी रहा है तब भी पॉसिबल नहीं है। राजतंत्र एवं अधिनायकवादी व्यवस्था में ये बिल्कुल संभव नहीं है। मर्टन ने इसके महत्व पर चर्चा की संदर्भ समूह के, तो उसने कहा है कि प्रत्याशी समाजीकरण, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा व्यवहार करें, वैसा आप सीखें, उसी को प्रत्याशी समाजीकरण कहा जाता है। दूसरा है व्यक्तित्व का समुचित विकास भी आपका हो जाना चाहिए, यानी कि आप वैसे रिजिड हैं तो आपका उस तरीके से आप बनने की कोशिश करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक तरीके से सिर्फ मेंटली बन रहे हैं, व्यवहार में आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगला सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाना, सोशल प्रेस्टीज को अपनी ऊंचा उठाने के लिए भी उठ जाती है अगर आप ऐसा करते हैं या आपके साथ ऐसा हो जाता है। कोई निम्न जाति का व्यक्ति आईएएस ऑफिसर या कुछ बड़े पद पर पहुंच जाता है तो सामाजिक परिस्थिति बेहतर हो जाती है। अगला है मानसिक संतोष प्रदान करना, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत लोग करते हैं। क्लर्क हैं
लेकिन वो मान के चलते हैं कि उनकी प्रतिभा अधिक थी, वो सेलेक्ट नहीं हो सके, तो वो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, उससे ज़्यादा क्षमतावान हैं, तो वो ऐसे अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी करते हैं। अगला है विभिन्न समूहों के मध्य जो है सामाजिक दूरी का उन्मूलन, कि जो सामाजिक समूह है हमारे समाज के मध्य, उनके बीच में दूरी जो है वो खत्म हो जाए। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कंसेप्ट हमारे समाज में है, तो या जाति व्यवस्था है, तो उसकी दूरी खत्म हो जाए अगर हम IAS ऑफिसर बन जाएंगे, तो वो दूरी भेद मिट जाएगा। अब संदर्भ समूह की हानियाँ क्या हैं? पहला तो अलगाववादी प्रवृत्ति हो जाती है। मान लो आप एक जिस जाति समूह से हैं उसमें आप नहीं रहना चाहते, तो कम से कम आप थोड़ा सा अपना प्रारूप बदलते हैं, तो उससे आप अपने समाज से, अपने वर्ग से अलग हो जाते हैं। फिर आकांक्षाओं में बुद्धि निराशा, कभी कभी आप ज़्यादा आकांक्षावान हो जाते हैं और आप अब निगेटिव अप्रोच अपना लेते हैं चीज़ों के प्रति, ये एक खास बात है। अगले कंसेप्ट पर आते हैं आदर्श भूमिका या भूमिका आदर्श के बारे में। ये कंसेप्ट भी मित्रों रॉबर्ट किंग मर्टन का दिया हुआ है। वो कहते हैं, इसमें कहते हैं जब किसी व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार प्रभावित करता है तो भूमिका आदर्श के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना, मैं एक बार IAS ऑफिसर से मिला, फिर मैंने वैसा बनने को ठान लिया, तो आपके लिए वो भूमिका आदर्श बन जाता है। या मेरे गांव में एक IAS ऑफिसर आया था, मैंने उसको देखा, तब से मैंने सोचा कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। डेट इज कॉल्ड भूमिका आदर्श। कॉन्सेप्ट दिया है रॉबर्ट किंग मर्टन ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है अर्ध या आभासिक प्राथमिक समूह। यह कॉन्सेप्ट दिया है CH कूले ने। इसमें क्या है, यह प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों के मध्य पाए जाते हैं। बिल्कुल, जो ना तो प्राथमिक है और ना ही द्वितीयक हैं, उन्हें अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह कहा जाता है मित्रों। अब ये होते क्या हैं? जैसे समाज में कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनमें समूह के लक्षण पाए जाते हैं तथा अभाव भी होता है। इनमें पूर्ण संगठन भी नहीं होता है और इनमें दूसरों के प्रति जागरूकता भी नहीं होती है। ऐसे समूहों को मित्रों कहा जाता है अर्ध या आभासी समूह। कॉन्सेप्ट किसने दिया है? CH कूले ने दिया है। इस तरीके से हम लोगों ने इस कंप्लीट चैप्टर, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर जिस पर हम वीडियो बनाएंगे होगा प्रस्तुति एवं भूमिका। थैंक यू वेरी मच।